Good afternoon everyone. Now we are going to continue with probability. We started with probability in the last class. Now is the time to move forward in probability. और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, तो एक बार बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें, तो उनके साथ फिर आप लोगों के होमवर्क आज क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, राइट? बट लेट अस कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी. पिछली क्लास में आपने सीखा था बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जहां पर आपने सीखा था कि एंड का केस हुआ, बोथ हुआ, ऑल हुआ, तो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. और उसमें भी दो अलग अलग केसेस थे, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. अब आज प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. तो प्रोबेबिलिटी में अगली हेडिंग डाल दीजिएगा. ओपन अप योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन अ फ्रेश हेडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट. तो आज की हेडिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट. तो जब भी कभी आपको एटलीस्ट वन नजर आएगा, तब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 एंड सो ऑन. जितने भी केसेस होंगे उतनी बार तक ये फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट? पहले तो ध्यान रखिएगा, हेडिंग आज के टॉपिक की है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट. तो जब भी कभी एटलीस्ट वन होगा तो आपको स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. 1 माइनस 1 ये बाहर है, ब्रैकेट में 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 एंड सो ऑन. मतलब जितने भी केसेस होंगे, अगर 5 केस है तो वो P5 तक चला जाएगा, 10 केस है तो P10 तक चला जाएगा. तो आपको 1 माइनस P1, P2, P3 आगे डैश 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 लगा रखा है. मतलब जितने भी केसेस होंगे उतनी आगे तक ये फॉर्मूला कंटिन्यू हो जाएगा. एक बार इस फॉर्मूले को नोट करिएगा, फिर आपको बताते हैं फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, राइट? तो नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को, हेडिंग डालकर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट. और इसमें पेज 77 पर आप लोग ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर 20. प्लीज ओपन अप योर बुकलेट्स, पेज नंबर 77 एंड क्वेश्चन नंबर 20. इसको निकालिएगा, पेज 77, क्वेश्चन नंबर 20. नाउ व्हाट इज इट सेइंग? सुनिएगा ध्यान से. टू स्टूडेंट्स A एंड B आर गिवन द सेम प्रॉब्लम टू सॉल्व. दो स्टूडेंट है यहाँ, A और दूसरा है B. आगे लिखा हुआ है द ऑड्स. ऑड्स का मतलब होता है चांसेस. ये ऑड्स जो है ऑड इवन वाला नहीं है, यहां पर ऑड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चांसेस को. तो द ऑड्स इन फेवर ऑफ A सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4 to 6. तो यहां पर ऑड्स दे रखे हैं इन फेवर ऑफ A सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4 to 6. A के दिए हुए ऑड्स क्या दिए हुए हैं? 4 to 6. और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब फेवर वर्ड आ गया तो जो पहला नंबर है ना, वो तो होता है फेवर का, फॉर फेवर का, और दूसरा नंबर होता है ना, वो होता है ए, मतलब अगेंस्ट का. फेवर वर्ड आ गया क्वेश्चन में तो पहला नंबर होगा फेवर का, दूसरा होता है अगेंस्ट का. आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, while the odds, odds यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चांसेस को. ये ऑड इवन वाला ऑड्स नहीं है, odds over here is representing chances. तो the odds against B solving the problem are 6 to 5. तो अब B के बारे में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर against वर्ड यूज हो रहा है. The odds against B are 6 to 5. तो इसमें पहला नंबर होगा against का और दूसरा नंबर होगा फेवर का. पहला अगेंस्ट और दूसरा फेवर, क्योंकि अगेंस्ट वर्ड आ रहा है यहां पर. आगे लिखा हुआ है बोथ द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
full stop. Find the probability of the problem being solved by at least one of them. अब यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना. लास्ट लाइन क्या है यहाँ पर? Find the probability that the problem is solved by at least one of them. तो at least one आ गया. इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें P1 P2 ये कैसे ढूंढेंगे आप? अब उसको निकालने का तरीका सीखिएगा. आज एक नया फॉर्मूला भी सीखेंगे आप. जब भी ये ऑड्स दे रखे होंगे, ऑड्स मतलब इस तरह के नंबर्स दिए होंगे, तो आपको ऑड्स से प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो होता है प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट केसेस. क्या याद रखना है? जब भी ऑड्स दे रखे हो तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, तो हम सबसे पहले तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P1 मतलब A के लिए. A हो गया यहाँ पर P1, B हो जाएगा P2. तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? जब भी कभी ऑड्स आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अगेंस्ट. तो यहाँ पर आप लाइन पढ़िएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था द ऑड्स इन फेवर वर्ड था ना, इसलिए पहला नंबर माना गया फेवर का, दूसरा नंबर माना गया अगेंस्ट का. तो फॉर्मूला क्या जाएगा? 4 फेवरेबल है अपॉन 4 प्लस 6. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी? 4 अपॉन 10. ये तो हो गई P1 की प्रोबेबिलिटी, राइट. अब दूसरा केस देखो. दूसरा केस मतलब P2, राइट. P2 की कैसे निकलेंगी? फॉर्मूला यही रहेगा F अपॉन F प्लस A. F मतलब फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अगेंस्ट. अब क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसमें P2 की वैल्यू क्या होगी? टाइप करिएगा अपनी चैट ऑप्शन में और बताओ कि क्या हो सकती है. आंसर दिया है आर्यन ने. हाँ महिमा, आज क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे होमवर्क को. आप पूछ रहे हैं आंसर्स इन द होमवर्क दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड. बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर जाए धीरे धीरे, तो विल डिस्कस इट इन द एंड. बट लेट अस कंटिन्यू विद दिस वन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P2? तो आर्यन ने, प्रिंसी ने, महिमा ने आंसर दिया 5 अपॉन 11. वेरी गुड. 5 अपॉन 11 कैसे आएगा? इसमें ऑड्स अगेंस्ट भी दिए थे 6 to 5. तो जब अगेंस्ट दिया हो तो पहला नंबर माना जाएगा अगेंस्ट का, दूसरा नंबर माना जाएगा फेवर का. लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा, चाहे अगेंस्ट आगे पीछे दे रखा हो, फॉर्मूला रहेगा फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट. तो फेवरेबल केसेस क्या है? 5 अपॉन 5 प्लस 6 यानी कि 5 अपॉन 11. तो काफी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है. P2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. अगर 3 स्टूडेंट होते तो तीसरे को रिप्रेजेंट करते हैं P3 से, 4 होते तो P4 से करते. अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िएगा जो आपको बोला भी था अंडरलाइन करने के लिए. और क्वेश्चन नंबर 20 जो चल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. तो एटलीस्ट वन आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा. कैसे लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी की ये प्रॉब्लम एटलीस्ट 1 से सॉल्व हो जाए, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे आप. अब यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट हैं, तो 2 ही कैंडिडेट है, तो फॉर्मूला कहां तक जाएगा? केवल P2 तक. अगर 3 स्टूडेंट होते तो P3 तक चला जाता, 4 होते तो P4 तक जाता. जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी आगे तक बढ़ता चला जाएगा फॉर्मूला. अब यहां देखो एटलीस्ट 1 में 1 माइनस पहले केस की प्रोबेबिलिटी थी 4 अपॉन 10, वो यहां रख दिया. दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी थी 5 अपॉन 11, को यहां प्लेस कर दिया. सॉल्व कर रहे हैं आप इसे, तो 1 माइनस 4/10 क्या होता है? 10 माइनस 4 यानी कि 6/10, राइट. पहले इनको सॉल्व करेंगे अंदर. और 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 6/11. और सॉल्व किया तो 6 6 होता है 36. 10 को 11 से किया 110. अब एलसीएम ले लीजिएगा. एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे तो 110 आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 110 1 जा 110 माइनस 110 1 into 36 फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 74 अपॉन 110, राइट.
सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, 74/110 हो सकता है 37/55, लेकिन अगर आप यहां तक भी छोड़ देते हैं देन आल्सो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। तो अब नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली टेक डाउन up till here, then we are going to solve one more question. तो जब भी कभी एटलीस्ट 1 लिखा हुआ हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जितने केसेस होंगे उतनी टाइम्स तक करना है आपको, और उसके बाद फिर वैल्यूज में ये याद रखना है कि ऑड्स में अगर फेवर वर्ड आ रहा होगा, जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया है वो भी ध्यान दे लो, फेवर वर्ड आया तो पहला नंबर फेवर का होगा, दूसरा अगेंस्ट का होगा। और अगर क्वेश्चन में अगेंस्ट वर्ड आ रहा है तो जो पहला नंबर है वो अगेंस्ट का होगा। अगेंस्ट का क्या दिया हुआ था, पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर फेवर का होगा। लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट। प्रोबेबिलिटी का आज आप एक नया फॉर्मूला सीख चुके हैं। जब भी ये फेवर और अगेंस्ट वाले केसेस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट। ऐसे ही P2 फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट, तो P1 P2 की वैल्यू निकाली, दो ही कैंडिडेट्स थे तो फॉर्मूला P1 P2 तक चला गया। P1 की वैल्यू रखी 4/10, P2 की रख दी 5/11, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया तो 10 - 4 ये 6/10 हो गया, 11 - 5 6/11 हो गया। इनको सॉल्व किया हमने तो 1 - 36/110 सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 74/110। अब ये नोट कीजिएगा, जिन जिन का नोट हो जाए तो एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आर्यन पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये होमवर्क वाले एंड में डिस्कस करेंगे आर्यन। अभी तो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बाकी जितने भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे अभी एंड में। 5 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, पांचों डिस्कस करेंगे अभी, डू नॉट वरी। लेकिन पहले इन पे ध्यान दीजिएगा जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये निकालिए, पेज 77। क्वेश्चन नंबर 17 पेज 77 पर क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स x, y and z where chances of solving it are 1/2। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली दे दी, कॉमा 1/3 and 1/4 respectively, full stop। What is the probability that the problem is solved? आगे लिख लीजिएगा, एक चीज मिसप्रिंट है इसमें, problem is solved by at least one of them। यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन आ रहा है what is the probability that the problem is solved by at least one of them। अब at least one है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट कौन कौन से हैं, x, y and z। x y z की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, तो अब इसके अंदर तो आपको कोई चांस वांस वाला भी फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर क्या करोगे, सीधे ही P1 P2 P3 की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। यहां पर 3 कैंडिडेट हैं, राइट। आपको बता देते हैं करना कैसे है ताकि फिर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। 3 कैंडिडेट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 में 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 एंड 1 माइनस P3। फॉर्मूला P3 तक ही जाएगा। उसके बाद पहले केस के पहले स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने 1/2, दूसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे दी 1/3 और तीसरे की दे दी 1/4, राइट। तो 1/2 1/3 1/4। अब सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है।
किया है सॉल्व। तो आंसर्स बता रहे हैं आप लोग 3/4। वेरी गुड, मैनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर एंड सॉल्व करेंगे आप। जिनका नहीं हुआ 1 - 1/2 तो हो गया 1/2, 1 - 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3 क्या होता है 2/3 और 1 - 1/4 हो जाएगा सीधे सीधे 3/4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/4 ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। राइट, तो करिएगा अब इनको सॉल्व और बाकी सब भी देखो कि आंसर आपका 3/4 आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड और आंसर लगभग सभी का 3/4 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन टिक करते जाइएगा जो जो अभी कराते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना एटलीस्ट 1 हुआ तो आपको सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 78 और क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करिए और फिर चेक करते हैं आपके आंसर्स। पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 25, ये पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। इसमें लिखा है सपोज इट इज 9 to 7। यहाँ पे नंबर दे दिए, प्लेयर ए के लिए बोल दिया 9 to 7 अगेंस्ट अ पर्सन। यहाँ पर वर्ड आ गया अगेंस्ट, अगेंस्ट वर्ड आ गया तो पहला नंबर माना जाएगा अगेंस्ट का और दूसरा नंबर माना जाएगा फेवर का। जब अगेंस्ट वर्ड आ जाएगा तो पहला नंबर किसका होगा अगेंस्ट का, दूसरा नंबर किसका होगा फेवर का। और आगे लिखा है who is now 35 years of age living till he is 65, मतलब वो 30 साल तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी इसके बारे में बोल रखा है। और उसी के नीचे पर्सन बी के लिए भी बोल दिया 3 to 2, 3 to 2 बी पर्सन के लिए बोला है ये, लेकिन क्या बोला है अगेंस्ट अ पर्सन। तो यहां पर भी वर्ड कौन सा आ रहा है, यहां पर भी वर्ड आ रहा है अगेंस्ट, तो पहला नंबर होगा अगेंस्ट का और दूसरा नंबर होगा इसमें फेवर का। अब अगेंस्ट और फेवर ये तो पता लग गए। Who is now 45 years living till he is 75, इसके भी 30 साल तक जीने की और मरने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आगे लिखा है फुल स्टॉप के बाद फाइंड द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट एट लीस्ट, ये अंडरलाइन करिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ दीज पर्संस विल बी अलाइव फॉर 30 इयर्स। तो एट लीस्ट वन का केस है, एट लीस्ट वन है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब ये फॉर्मूला जाएगा कहां तक, यहां पर 2 ही पर्सन है तो फॉर्मूला जाएगा P1 P2 तक। राइट, P1 P2 तक अप्लाई करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका। ट्राई करिएगा इसको और फिर आंसर बताइएगा। हरी अप कीजिएगा ट्राई इसको। 53/80 विक्की, महिमा, प्रिंसी, आर्यन के आंसर्स आ रहे हैं 53/80। कैसे आया, पहले तो P1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। फॉर्मूला तो जाएगा फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट, मतलब 7/7 + 9। 7 फेवर हो गया ना और 9 अगेंस्ट है तो 7/7 + 9 यानी कि ये हो जाएगा 7/16। और उसके बाद P2 की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला यही रहेगा फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट, तो 2/2 + 3 क्या हो जाएगी वैल्यू 2/5।
तो अब इसमें पहले केस की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/16 और दूसरे की हो गई 2/5। तो आप देखो फॉर्मूला तो ये लगा है, फेवर अपॉन फेवर प्लस अगेंस्ट। बस ये ध्यान रखना, अगेंस्ट चाहे नंबर पहले भी आ रहा हो, लेकिन ऊपर तो फेवर वाला ही केस आएगा हर जगह पर, राइट। तो आप देखो फेवर वाला ही नंबर ऊपर रखा है हमने, और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 9/16 और 5 - 2 क्या हो जाएगा 3/5। तो 1 - 9 3 27, 16 5 18। सॉल्व कर देंगे तो 80 - 27 ये आ जाएगा 53/80, राइट। तो अब हाँ 9/16 और 3/5 वो आपके अगेंस्ट वाले केसेस हो गए, ये वाले 9/16 और 3/5। इसको नोट कर लीजिएगा अभी जिनका नहीं हुआ, और फिर एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे आप लोग, जिनका ये हो जाए रिप्लाई करते जाइएगा, सो दैट आई गेट टू नो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। डन, ओके। पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 51 निकालिए बात। पेज नंबर 80 एंड क्वेश्चन नंबर 51, इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, राइट। लिखा है 8 कॉइन्स आर थ्रोन। अब ये इसके ऊपर लिख लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से अब इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है। 8 कॉइन्स आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड्स। तो 8 कॉइन्स थ्रो किए जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड्स। तो एटलीस्ट तो आ रहा है यहां पर, लेकिन एटलीस्ट 1 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एटलीस्ट 6 हेड्स। तो जब भी कभी एटलीस्ट 1 होगा तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 1 - P1 1 - P2 वाला। लेकिन जब भी 1 से ज्यादा होगा तो फिर आज आप एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, वो वाला केस जब भी एटलीस्ट 1 से ज्यादा हुआ तो वो सॉल्व होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। एंड mind you, this is one of the most important topics of probability, whereby you have an expected question from this topic, binomial distribution। तो binomial distribution लगता कब है, ये याद रखना, अगर एटलीस्ट 1 हुआ, एटलीस्ट 1, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 - P1 1 - P2 1 - P3। लेकिन एटलीस्ट 1 से ज्यादा हो गया, मतलब एटलीस्ट 2 हुआ, एटलीस्ट 3 हुआ, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 6, जब भी एटलीस्ट 1 से ज्यादा होगा तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन याद रखनी है आपको कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता कब है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगेगा जब भी एटलीस्ट 1 से ज्यादा के केस होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर का क्वेश्चन बोला था आप लोगों को अभी पढ़ने के लिए, आप लोगों को बताया था यू हैव टू रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51। I will repeat this statement, 8 coins are thrown, find the probability of getting at least 6 heads। तो at least 6 heads के बारे में बात हो रही है, तो एटलीस्ट 6 हुआ ना, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, फिर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपको अप्लाई करना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसका फॉर्मूला कहता है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप इस फॉर्मूले से, विच इज NCR P raised to the power R Q raised to the power N - R। अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, NCR, n ऊपर की तरफ लिखा है, ये देखो n यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और इसमें n का मतलब होता है, n stands for total number of cases। कितने कॉइन्स की बात हो रही है। नाउ आई हैव क्लोज्ड माय बुकलेट, आप लोग रिप्लाई करो कितने कॉइन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हरी अप, रिप्लाई इट,
हाउ मेनी कॉइन्स आर गिवन 8 राइट। तो नंबर ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर 8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगा 8। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 8 है। अब आगे ध्यान दो, R का फुल फॉर्म होता है फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस कैसे आएगा, इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। तो एटलीस्ट 6 हेड के बारे में बात हो रही है। कोई बता सकता है फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो गए 8। अगर हम ये बोलें कि आपका एक 8 मार्क्स का पेपर है कल और सबको उसमें एटलीस्ट 6 नंबर लाना जरूरी है, एटलीस्ट 6 जो लाएगा वही पास माना जाएगा, तो फिर क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। जल्दी से रिप्लाई करो। 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और आपको बोल दिया आपकी फैकल्टी ने कि एटलीस्ट 6 मार्क्स लाना जरूरी है, तो एटलीस्ट 6 का मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से। 6 R एक तो हो जाएगा 6, और कुछ केवल 6 नंबर वाला ही पास होगा क्या? 7 नंबर वाला फेल हो जाएगा, या जिसके 8 में से 8 आ गए वो फेल। तो R की वैल्यू क्या होगी, 6 और 7 और 8 राइट। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 6 के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो, कोई गेम खिला रहा है 8 कॉइन्स का, और 8 कॉइन्स में वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 6 जिनके आएंगे ना वो उनका पैसा डबल हो जाएगा, तो एटलीस्ट 6 का मतलब क्या हुआ, किसी के 8 सिक्कों में से 6 हेड आ गए उनका पैसा डबल, 7 आ गए हेड उनका भी पैसा डबल, और अगर 8 कॉइन्स में 8 हेड आ गए उनका भी पैसा डबल, तो एटलीस्ट 6 हुआ। तो मतलब फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं और 8 भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर पेपर में लिखा हो इफ 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, ध्यान से सुनना, 6 coins are tossed, find the probability that at least 4 coins show head। 6 coins है टोटल और at least 4 के बारे में बात हो रही है, तो R favorable cases क्या हो जाएंगे, रिप्लाई करिए जल्दी। at least 4 R क्या होगा फिर, favorable cases। हरी अप। प्रिंसी ने सबसे पहले रिप्लाई किया है 4 और 5 और 6, यही आंसर विक्की का है और यही अब आर्यन जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कुछ को तो समझ में आ गया, बाकियों को भी अपना दिमाग लगाना है, इसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर 8 कॉइन्स तो टोटल हैं, एटलीस्ट 6 के बारे में बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 का मतलब फेवरेबल केस क्या हो गए, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 में से 8 भी हो सकते हैं राइट। चलते हैं और आगे। P इस फॉर्मूले में आ रहा है, P का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कैसे आएगा, आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का टॉस कर रहे हैं, बात इस क्वेश्चन में हो रही है हेड की। कोई बता सकता है कि एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हरी अप, थिंक ऑफ इट एंड रिप्लाई। वेरी गुड आर्यन, सबसे पहले जवाब आया, बहुत तेजी से जवाब दिया आपने, वेरी गुड, 1/2। तो अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, ये क्वेश्चन किस चीज का है, कॉइन का है। अब आयुष ने भी रिप्लाई किया, विक्की ने भी और फिर महिमा ने भी। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन है कॉइन का, तो पहले तो हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ढूंढना है। तो P का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल केस में किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर केस, और यहाँ पर क्वेश्चन है कॉइन का, बात हो रही है हेड की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, Q के लिए एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो है 1 - P। तो Q इज 1 - हाफ, 1 - हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। तो P कॉइन में आ गया 1/2, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, 1 - 1/2 यानी 1/2। इसी तरह से ये बताओ, ये कॉइन की जगह डाइस का केस होता और उसमें नंबर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, नंबर 4 की, तो कोई बता सकता है P क्या होगा?
नंबर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है डाइस के अंदर। महिमा का आंसर 4/6, विक्की का भी आंसर आ गया 4/6 और आर्यन का भी आंसर आ गया 4/6। अच्छा ठीक है, सबका आंसर 4/6 है। आर्यन ने करेक्शन किया है 1/6, तो ये 1/6 ठीक है। ये क्या कर रहे हो, सारे के सारे टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने को तैयार बैठ गए। फिर से ये मत करो कि आगे का पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, पीछे का भी तो ध्यान रखना है। एक डाइस में नंबर 4 तो केवल एक ही बार आता है ना, तो नंबर 4 एक ही बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रिंसी कौन सा विस्फोटक आंसर दे दिया आपने? 3/6। आयुष आपका भी गलत है। क्या कर रहे हो आप लोग? नंबर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ सच सामने आ गया। तो नंबर 4 केवल एक ही बार आता है, एक ही बार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, अब ये बताओ Q क्या होगा? Q का फॉर्मूला होता है ना 1 - P। Q की वैल्यू बता दो। P में तो बहुत धमाका कर दिया आप लोगों ने। Q की वैल्यू क्या होगी? Q 5/6। वेरी गुड महिमा, अब आपने कुछ अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। 1 - 1/6 यानी कि ये हो जाएगा 5/6। ठीक है आयुष, प्रिंसी, विक्की, आर्यन, अब तो आप लोग ठीक कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, कॉइन की जगह डाइस का केस हो तो किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, Q हो जाएगी 1 - 1/6 यानी कि 5/6। खैर, अब और आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। NCR, अब NCR को खोलना है हमें। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो खुलता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR कैसे खुलेगा? ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि होता है n फैक्टोरियल, जो ऊपर है वो तो ऊपर रखना, अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या चीज होती है? सपोज करो आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स में 5 को सीधा 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। फैक्टोरियल मतलब उसको पूरा रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल हो तो लिखोगे आप 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल होता तो 3 × 2 × 1। 6 फैक्टोरियल हो तो 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल मतलब उसको पूरा रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट? तो फैक्टोरियल भी यूज होगा अभी, लेकिन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना है NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। यहां इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा? क्वेश्चन नंबर 51 जो चल रहा है उसकी लाइन पढ़कर बताते हैं। 8 coins are tossed. What is the probability of getting at least 6 head? तो at least 6 मतलब R6 के लिए सॉल्व करना है आपको, 7 के लिए और 8 के लिए। तो अब केस फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे R6 के लिए, फिर उसके बाद केस सेकंड R7 के लिए और केस थर्ड वो होगा R8 के लिए। तो 6 तो पहले हम सॉल्व करके बता रहे हैं, वो समझना, फिर 7 और 8 खुद करिएगा। 6 कैसे करेंगे समझो इसे। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ये निकालने जा रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, वो है NCR P raised to the power R Q raised to the power n minus R। फॉर्मूला इतनी बार लिखोगे कि आज याद ही हो जाएगा। NCR, n कितना है अपने पास 8, C का C लिख देना, R किसके लिए कर रहे हो आप? पहले 6 केस के लिए, तो R जहां जहां लिखा है ना वहां 6 लिख लेना। P की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में? 1/2 रेज टू द पावर R कितना है अपने पास? 6 है ना, तो 1/2 होल रेज टू द पावर 6। फिर Q है, Q कितना आया था अपना? 1 - 1/2 यानी 1/2, तो ये भी लिख दिया 1/2। और n माइनस r, n कितना है? 8 - 6। पहले तो ठंडे दिमाग से आराम से ये वैल्यू को प्लेस कर लेना। सॉल्व कुछ नहीं किया है,
अभी हमने केवल वैल्यू को रखा है। n दो जगह पर है, दोनों जगह 8 रखा। r तीन जगह पे था, तीनों जगह पे r की वैल्यू 6 रख दी। अब खुलेगा ये फॉर्मूला NCR। NCR कैसे खुलेगा, ध्यान दो सभी। n फैक्टोरियल ऊपर, r फैक्टोरियल नीचे, इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो ऊपर है NCR 8C6, 8 फैक्टोरियल ऊपर, जो ऊपर है वो ऊपर, और जो नीचे है 6 फैक्टोरियल वो नीचे चला गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा n माइनस r। तो n माइनस r का मतलब होता है 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/2 रेज़ टू द पावर 6, 1/2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 6 बार मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, करो एक बार। 1 को तो करोगे 6 टाइम्स तो 1 ही आ जाएगा। 2 को किया 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 64। तो 1/64, और 1/2 8 माइनस 6 क्या होता है, 8 माइनस 6 होता है 2। तो 1/2 का स्क्वायर किया, क्या हो जाएगा ये 1/4। देखो ध्यान से, 8 माइनस 6 हो गया 2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। और खोलते हैं अब, 8 फैक्टोरियल को खोला जाना है। अब 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 into 1, right? 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 into 1। और 8 माइनस 6 क्या होता है भाई, 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 2 into 1 लगेगा। इन p और q वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना। तो 64 को 4 से किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 64 को 4 से कर दिया तो ये हो गया 256। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला 6 5 4 3 2 1 ऊपर वाले 6 5 4 3 2 1 को कैंसिल कर देगा। नीचे वाला जो है 6 5 4 3 2 1 ऊपर वाले 6 5 4 3 2 1 को कर देगा कैंसिल। और ये जो 2 है, ये वाला 2, ये इसको काट देगा। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 28। ऊपर कुछ है नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं था, नीचे क्या रह गया 256। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड तो आ गई 28/256। पहले तो आप इसको नोट करिएगा, और फिर r is equal to 7 और r is equal to 8 खुद निकालोगे आप। दो रूल का ध्यान रखना, दो मैथमेटिक्स के रूल हैं कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 है ना तो उसका आंसर होता है 1। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, किसी की भी पावर 0 तो वो होता है 1। और अगर 0 फैक्टोरियल आ रहा है कहीं पर बाय चांस, इनमें केस R7 में या 8 में कभी 0 फैक्टोरियल आ जाए तो 0 फैक्टोरियल का भी आंसर होता है 1। ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं कि 0 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है 1, कभी आए तो सीधा 1 लिख देना, और किसी की भी पावर 0 उसका भी आंसर होता है 1। अब पहले तो इसे नोट करिए, ये 6 के लिए था। जब ये नोट हो जाए तो फिर 7 और 8 का आपको खुद करना है। करिए नोट एक बार इसे, और फिर 7 और 8 का खुद करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। R7 के लिए करना है और फिर R8 के लिए करना है आपको। पहले तो 6 वाला नोट कर लीजिएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाला जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हैं आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। विक्की का आंसर आ रहा है केस 2 R7 का 8/256। चलो अभी चेक करते हैं आपका आंसर। 6 का तो हमने निकाल दिया, 6 का तो आया था 28/256। 6 का R7 सिर्फ विक्की का आंसर आ रहा है 8/256।
बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। हरी अप नोट कर लीजिएगा। देन आई एम गोइंग टू अरेंज दिस वन और फिर आर की वैल्यू 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब महिमा का भी आंसर आ रहा है 8/256। गुड। महिमा और विक्की दो ही स्टूडेंट का आंसर आया है अभी तक, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए जल्दी से। प्रिंसी का भी आंसर आ गया है 8/256। So I am just going through your replies and some of you have calculated the answers. Very good. 8/256। ये तो नोट हो गया ना अपना R6 की वैल्यू। आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये आप लोगों का नोट हो गया है, तभी आप लोग आगे वाले पार्ट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। अब देखो जिनका आंसर नहीं आया उनको ध्यान देना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड केस। सेकंड क्या था? R7 के लिए। 7 के लिए करेंगे। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लेना P7। फॉर्मूला क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हर बार लिखना पड़ेगा। NCR PR QN-R। अब n क्या है? वो तो 8 है। C 7 के लिए कर रहे हो तो अब R क्या हो जाएगा? 7। P 1/2 रहेगा रेज़ टू द पावर 7। Q 1/2 रेज़ टू द पावर n-R। 8 - 7। अब 8C7 ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला जो है वो ऊपर रहेगा 8 फैक्टोरियल, जो नीचे है 7 वो आएगा नीचे। 8 - 7 फैक्टोरियल n-R होता है ना, ध्यान देना। n-R मतलब 8 - 7 फैक्टोरियल। 1/2 रेज़ टू द पावर 7। 1/2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो। 4 8 16 32 64 128। तो ये तो हो गया 128। 8 - 7 क्या होता है? 8 - 7 हो गया 1। तो 1/2 रेज़ टू द पावर 1 तो 1 ही रह गया। 8 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे अब हम। 8 फैक्टोरियल कैसे होगा? 8 7 6 5 4 3 2 and 2 1। इसको सीधा 8 × 7 फैक्टोरियल और नीचे वाले 7 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को खोल दिया पूरा। 7 फैक्टोरियल है 7 6 5 4 3 2 and 2 1। और 8 - 7 क्या होता है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही हो गया। 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 256। अब क्या होगा यहाँ पर? 7 6 5 4 3 2 1। ये ऊपर वाले 7 6 5 4 3 2 1 को ले जाएगा अपने साथ, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? ऊपर तो रह गया 8 और नीचे यहाँ पर क्या रह गया था? 256। तो बस P of 7 ये आ जाएगी 8/256। तो ये आंसर बिल्कुल सही था। ये विक्की ने सबसे पहले बताया था, फिर महिमा ने बताया था, प्रिंसी ने कि 8/256। अब उसके बाद केस 3 का भी आंसर बता रहे हैं आप। केस 3 का आंसर आ रहा है विक्की का 1/256, महिमा का 1/256, आयुष का भी 1/256, प्रिंसी का 1/256, आर्यन का भी 1/256। वेरी गुड। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे 8/256 वैल्यूज आ गई हैं। अब r = 8। काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो रिप्लाई किया है और ये आप लोगों ने निकाल ही लिया था। सो आई एम इरेजिंग दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर केस नंबर 3 आपको तीनों सॉल्व करने हैं जब r 8 होगा। तो अब 8 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले तो फॉर्मूला लिखना P8। फॉर्मूला रहेगा NCR then P raised to the power R Q raised to the power n-R। अब n क्या है? 8। R कितना है? R भी 8 ही है। आप R 8 के लिए कर रहे हैं ना। P वो तो 1/2 था। R अब 8 है। Q
Q कितना था क्वेश्चन में 1/2, 1/2 लिख दिया, रेज टू द पावर 8 - 8 लिख दिया इसको। अब सॉल्व करते हैं, 8C8, 8 फैक्टोरियल ऊपर और ये 8 नीचे है तो 8 फैक्टोरियल नीचे और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - 8 फैक्टोरियल, 8 ऊपर ये 8 नीचे और फिर क्या आता है n - r, n - r मतलब 8 - 8 फैक्टोरियल 1/2 रेज़ टू द पावर 8। तो 1/2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो आप, 8 बार कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 16 32 64 128 * 2 256 और 1/2 के बाद 8 - 8 किया तो 8 - 8 कितना हो जाता है 0। अब 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 - 8 क्या होता है 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल आप लोगों को बताया था ना, 0 फैक्टोरियल का मैथमेटिकल आंसर क्या होता है 1, सीधे ही लिख देते हैं 1/256 एज इट इज। और आपको एक चीज और बताई थी, किसी की भी पावर 0, किसी का भी पावर 0 तो उसका आंसर भी क्या लिखना होता है 1। तो ये पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/256 राइट। तो अब ये तो आ गया हमारा केस थर्ड, r = 8 का, वो कितना है 1/256। तो पहले तो हमने अपने सारे केसेस को डिसइंटीग्रेट किया, 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग। उसके बाद अब आप इसको लिखेंगे इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स इज इक्वल टू P6 प्लस P7 प्लस P8, एटलीस्ट 6। P6 कितना था 28/256, P7 वो आप लोगों ने निकाला था और बताया भी था 8/256 और P8 ये लास्ट वाला केस 1/256। फाइनल आंसर एलसीएम तो 256 हो जाएगा, तो 28 और 8 36 प्लस 1 ये आ जाएगा 37/256। तो एटलीस्ट 6 हेड्स का फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 37/256। यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड आर्य एंड विक्की, आपने बिल्कुल सही निकाल के बता दिया, रिप्लाई भी कर दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि पहले तो हमें एटलीस्ट 6 को अलग अलग केसेस में डिसइंटीग्रेट करना और फिर सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करके लिख देना है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन होता एटलीस्ट 5 हेड्स का, एटलीस्ट 5 हेड्स, तो पहले 5 6 7 8 केसेस बताते, उन सब केसेस की वैल्यू अलग अलग निकालनी थी और फिर अलग अलग निकालकर उनको आपको ऐड कर देना था, जैसे अभी किया है। तो पहले डिसइंटीग्रेट करिएगा, हर केस की वैल्यू अलग अलग निकालिएगा और लास्ट में उनको कंबाइन करके फाइनल आंसर दे दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फुल 20 मार्क्स के अंदर, राइट, मैक्सिमम मार्क्स जो भी हैं आपके। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये आपको सॉल्व करके लग भी रहा होगा कि दीज आर द रियल क्वेश्चंस दैट यू गेट इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस, राइट। तो अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 नहीं 3, जिनको होमवर्क में करना है। फिर आपका होमवर्क जो था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो टिक करो वो क्वेश्चंस जो आप लोग घर से करके लेकर आएंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है आपको 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में ये तो नोट हो ही गया था सबका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 54 में 2-3 चीजें चेक करा दीजिए आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन चाहे घर पे कर लेना। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ टफ टास्क। आपको चेक कराना है क्वेश्चन नंबर 54 में। एक तो ये बताओ n क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 लैंग्वेज पढ़ के बता रहे हैं। A and B play a game in which A's chances of winning are 3/5, full stop. Find the probability of winning at least 3 games out of 5 games by A। तो ये बताओ कि इसमें n कितना है। विक्की ने बताया है 5, वेरी गुड। महिमा क्या रिप्लाई दे दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 54 है, टोटल 5 गेम है,
तो 5 गेम का मतलब n कितना हो गया 5। ये बताओ r क्या होगा, r की वैल्यू, हरी अप रिप्लाई करिएगा। r की वैल्यू विकी जवाब दे रहे हैं 3 4 5। वेरी गुड। ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन करिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स। तो एटलीस्ट 3 गेम्स का मतलब r क्या हो गया 3 4 5। अब बताओ इस क्वेश्चन में p और q क्या होगा, तो क्वेश्चन निकल जाएगा अपना। p की वैल्यू क्या होगी, हरी अप, p का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन में। ये भी आंसर दे रहे हैं प्रिंसी और विक्की और आर्यन। p दे रखा है 3/5, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग a is 3/5 और q क्या हो जाएगा 1 - 3/5। तो 1 - 3/5 क्या होता है 2/5, राइट। वेरी गुड। तो ये तो ठीक रिप्लाई कर दिया आप लोगों ने। एक तो क्वेश्चन नंबर 54, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 55, इसको भी HW होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 55 का हिंट सुन लीजिए। इसमें लिखा है द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स, फेलियर्स मतलब डिफेक्टिव होना, इन एन इंडस्ट्री इज 20%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिफेक्टिव का क्वेश्चन है ना, तो फेलियर मतलब डिफेक्टिव। पूरी लाइन पढ़ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे एटलीस्ट 4 विल बी डिफेक्टिव। तो एटलीस्ट 4 विल बी डिफेक्टिव की बात हो रही है। ये बताओ इस क्वेश्चन नंबर 55 में n की वैल्यू, n कितना है 6। वेरी गुड विक्की, महिमा, आर्यन, आयुष, n 6 है। ये बताओ r क्या होगा, r की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। वेरी नाइस, वो जवाब दे रहे हैं आप 4 5 6। p, ये बताओ p क्या होगा इस क्वेश्चन में, p प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। हरी अप, पढ़ो जल्दी से। 20% बता रहे हैं महिमा, ठीक है 20% है, तो 20/100 लिख सकते हैं। तो 20 तो ले नहीं सकते, क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है ना, वो तो 1 से कम ही रहेगी हमेशा, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है। आप सोचो पूरे 20 ले लो, 20% है। तो ये प्रिंसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। 20% को लिखा जाएगा 20/100, लेकिन 20/100 की अगर आप पावर 5 करोगे वो कितना बड़ा हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में लिख देना। 20/100 कट करके क्या हो जाएगा 1/5। और q क्या होगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिएगा, ये दो तो हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 62 तो सेम ही है, 62 तो टिक कर लो, वो तो यही 20% वाला है जो अभी आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 30% बच्चे फेल हो जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 कैंडिडेट्स एटलीस्ट 4 पास्ड द एग्जाम। बताओ n क्या होगा, r क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में n की वैल्यू तो हो गई 6, ठीक है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। विक्की और आर्यन, महिमा, सबने जवाब ठीक दिया है, n 6 है। r कितना है, r का रिप्लाई करिए 4 5 6। वेरी गुड। p की वैल्यू बताओ, p क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। एटलीस्ट 4 पास्ड द एग्जाम्स, पास कर रहे हैं तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वेरी गुड महिमा, 70%, 0.7 बता रहे हैं आप, क्योंकि इन्होंने फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे दी कि 30% बच्चे फेल हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो दे दी फेल होने की, आंसर पूछ लिया पास होने का। तो बड़ा सावधान रहना है आप लोगों को, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। ये बोल रहे हैं कि 30% बच्चे फेल हो जाते हैं, पहली लाइन में लिखा है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज 30, लेकिन आंसर पूछ रहे हैं पास होने का, तो आपका पास होना ही तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 70%, मतलब 7/10, और फेल होने की क्या होगी 1 - 7/10 यानी कि 3/10।
ये सबसे ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन था, तो आप लोग सबसे पहले 50 नंबर का क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये 3 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करके लेकर आने। देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी। अब पहले हम चेक कर लेते हैं होमवर्क आप लोगों का। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, अभी और आगे से आगे नहीं बढ़ना है, केवल ये बताओ कि कौन से 5 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क में। ये तो क्लास वर्क था, अब होमवर्क बताइएगा कि कौन कौन से 5 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क में। तो उनके आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार। Which were the questions that were given to you in homework? महिमा बता रहे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9 और 11। 5, 2, 8, 9, 11। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा और आप मिला लेना आपने क्या किया है। A bag contains 5 red, 4 blue, 3 green balls. If a ball is drawn from the bag, find the probability that it is a red ball. बताओ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट, रेड बॉल का आंसर क्या होना चाहिए? रिप्लाई करो इसको जिन्होंने भी किया है। रेड बॉल कितनी है टोटल? 5। फेवरेबल केस तो हो गए 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 5, 4, 9, 3, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/12। वेरी गुड, लिखा है सही आपने। सेकंड पार्ट, इट विल बी अ ब्लू बॉल। तो सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू कितनी है? टोटल ब्लू है 4, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4/12, राइट। और क्योंकि टोटल बॉल्स तो इतनी है ना, नंबर 2 का नीचे कर देते हैं। थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तीसरा केस, ग्रीन बॉल, एक ही बॉल है, कोई एंड इनटू नहीं है। ग्रीन कितनी है? टोटल ग्रीन बॉल 3 बॉल्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3/12। तो 5/12, 4/12 और 3/12। फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आई होप अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 टिक कर लेना और जिनका सही है वो पूरे मार्क्स दे देना। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 को। फिर इट नंबर 2 एग्जाम में भी आया हुआ है। A box contains 8 red, 3 blue, 9 green balls. If 3 balls are drawn, right? 3 बॉल ड्रॉ की गई हैं, all 3 are red, all 3 are blue. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है all 3 are red। अब इसमें विद और विदाउट तो लिखा ही नहीं, तो दोनों ही करने पड़ेंगे, विद और विदाउट। तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं विद रिप्लेसमेंट वाला, राइट। यहां लिख देते हैं विद रिप्लेसमेंट। एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? एक रेड बॉल की टोटल रेड कितनी है? 8। और टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल 20। वेरी गुड। तो 8/20 इंटू 8/20 इंटू 8/20, ये तो हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट का। और विदाउट का भी आंसर बता दो आप लोग। विदाउट का किया है किसी ने? विदाउट विदाउट में 8/20 इंटू 7/19 इंटू 6/18। होपफुली ये इसी तरह से फ्रैक्शन निकाले होंगे, बाद में मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व आप सभी कर ही सकते हैं। ठीक है, ये देख लो आप 8/20 एक एक कम करते जाना विदाउट में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट केस जो है 8 और 9 तो बाद में कर लेंगे हम, यहाँ इसके नीचे 8 और 9। सेकंड पार्ट वो समझिएगा, प्रोबेबिलिटी और किसका निकालना था? ऑल ब्लू, पहली भी ब्लू, दूसरी भी ब्लू, तीसरी भी ब्लू। एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कितनी है? एक ब्लू बॉल की, पहले एक ब्लू बॉल की बताइए। टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है? 3 क्वेश्चन में, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 20। तो 3/20 इंटू 3/20 इंटू 3/20। ठीक है, हाँ विक्की राइट, महिमा करेक्ट। और विदाउट में करोगे तो 3/20 इंटू 2/19 इंटू 1/18, एक एक कम करते जाना। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो टिक करते जाओ जिन जिन का सही है, उसके बाद तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व सभी कर ही सकते हैं।
नंबर 8 है, स्टेटमेंट पढ़ के बताते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द कार्ड इज देन रिप्लेस्ड बिफोर सेकंड वन इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोथ हर्ट्स। प्रोबेबिलिटी मतलब पहला भी हर्ट्स नंबर 8 और दूसरा भी हर्ट्स। क्या होनी चाहिए भाई आंसर? पहला भी हर्ट्स का और दूसरा भी हर्ट्स का। पहला हर्ट्स 13/52, वेरी गुड। ये तो विद रिप्लेसमेंट पे कर रहे हैं। 13/52 इंटू 13/52 सॉल्व कर लेना इसको, 1/16 आ जाएगा। प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। जब विदाउट में करोगे आप, विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर, तो 13/52 इंटू क्या होना चाहिए? 12/51। वेरी गुड, वेरी नाइस। काफी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आप लोगों के रिप्लाईज लगातार, कॉन्स्टेंटली यू आर रिप्लाइंग इन अ वेरी गुड मैनर। 13/52 इंटू 12/51। प्रिंस ये 1/17 किसका कर दिया? अच्छा, आप सॉल्व करके बता रहे हैं पूरा। सॉल्व करके भी ये आ जाएगा 13/1/4, 3/51, 1/17। हाँ, सारा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो नंबर 8 इज ऑल्सो डन। नाउ नंबर 9 क्या था? विद भी हो गया, ये विदाउट भी हो गया। नंबर 9 क्वेश्चन देखो, नंबर 9 का चेक करिएगा। A bag contains 6 white, 4 blue balls. 2 balls are drawn and not replaced. अब इसमें तो आपको पक्का कर दिया कि ये निकालना ही विदाउट रिप्लेसमेंट का है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या निकालना है? पहला बोथ वाइट, पहली भी वाइट और दूसरी भी वाइट। तो ये बताओ, एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल व्हाइट बॉल है 6, टोटल ब्लू बॉल है 4। तो एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप 6/10, दूसरी भी व्हाइट हो वो जाएगी 5/9 और सॉल्व कर लेना, 30/90 आ जाएगा। वैसे इसका प्रोबेबिलिटी दोनों ब्लू हो, तो एक ब्लू बॉल, टोटल बॉल कितनी है ब्लू? 4। एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है 4/10, दूसरी भी ब्लू निकला है 3/9, क्योंकि ये केस किसका चल रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे 12/90 आ जाएगा आंसर। तो वो सॉल्व करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। और कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 11। नंबर 11 पढ़ो। अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स। 5 व्हाइट एंड 3 ब्लू है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें भी एक बात पक्की हो गई, ये भी निकलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू। पहली भी ब्लू हो, दूसरी भी ब्लू हो, दोनों बॉल्स ब्लू हो, तो पहली बॉल ब्लू हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8, क्योंकि 3 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स है 5 व्हाइट 3 ब्लू, टोटल 8 बॉल है। पहली बॉल ब्लू निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, दूसरी भी ब्लू हो उसकी हो जाएगी 2/7। सॉल्व कर देंगे आप इसको, निकल आएगा 6/7 56। तो सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेन है वैल्यूज को यहां तक पहुंचाना। राइट, तो अब एक बार ये नोट कर लीजिएगा यहां तक, और कोई भी क्वेरी हो किसी की, देन यू कैन ऑलवेज आस्क इट। राइट, काइंडली नोट इट डाउन।